हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी सुनील। और आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। वे उद्योग जहां पर कच्चे माल को उपयोगी वस्तु के रूप में बदला जाता है, एक प्रोसेस कहता है, तो उसको कहते हैं विनिर्माण उद्योग। ओके। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बताऊंगा, त्रासदी कर सकते हो उसको, जो कि भारत में ही घटित हुई थी। उसने भारत सहित विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया है ना। क्योंकि हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसके लिए उद्योग लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती है, लेकिन इन इंडस्ट्रियों के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी मानव को एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ी घटना का सामना करना पड़ता है। तो वो घटना है इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके, आते हैं अपने अपने टॉपिक पर। टॉपिक है, लिख ही लिया है, विनिर्माण उद्योग, है ना। कच्चे पदार्थ को, मतलब कि कच्चे पदार्थ को एक मूल्यवान उत्पाद में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है ना। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, फिर आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं ना। हाँ, ओके। तो ये हो गया। शुरू करते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान में हमने चेंज किया और हमको एक उपयोगी वस्तु मिल गई। किसी देश की आर्थिक उन्नति में विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है उसका जो मतलब एक पैमाना माना जाता है वो है यही विनिर्माण उद्योग। जितने ज्यादा विनिर्माण उद्योग किसी भी देश में स्थापित होंगे तो वह देश उतना ही डेवलप माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार होता है तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है देश का, जो एक किसी भी मतलब की कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है और अन्य देशों के साथ जिसके साथ हम व्यापार करते हैं उससे हमारे मित्रवत संबंध, फ्रेंडली, है ना, रिलेशन स्थापित होते हैं। तो बहुत चीजें हैं, एक से बहुत चीजें मिलती हैं। उसके बाद है विनिर्माण का महत्व क्या है, इनका महत्व, वैल्यू क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कपास, है ना, सूती वस्त्र उद्योग जो है, जहां पर सूती वस्त्र बनते हैं, वे कच्चे माल के रूप में कपास की डिमांड करते हैं और कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किसान लोग करते हैं, है ना। तो उनकी डिमांड ही तो बढ़ी, तो कपास की डिमांड बढ़ी और किसानों की आय बढ़ी। ओके, तो इससे कृषि का आधुनिकीकरण होता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर नई नई चीजें इजाद की जाती हैं। जैसे कपास की और अच्छी खेती करनी है, जमीन को और उपजाऊ बनाना है, तो अच्छी खाद, अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ, और हालांकि अच्छी नहीं होती हैं, ये तो पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बुरी है, लेकिन क्या करें, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसकी वजह मतलब इन उद्योगों की वजह से कृषि उद्योग, मतलब कृषि भी एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसका भी डेवलपमेंट होता चला जाता है। वर्तमान में देखिए किसान लोग किस प्रकार की फसलें पैदा कर रहे हैं, है ना। और जो है उनकी आय भी बढ़ रही क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उनके प्रोडक्शन की। तो ये हो गया। फिर है बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन होता है इससे। बेरोजगारी भी हटती है और गरीबी भी हटती है, क्योंकि जितने ज्यादा इंडस्ट्री ये स्थापित होंगी तो लोगों को रोजगार के अवसर उतने ही ज्यादा मिलेंगे, उनको उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। ये हो गया। व्यापार को बढ़ावा मिलता है, राइट, है ना। मैंने बता ही दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। जैसे अमेरिका से व्यापार हो रहा है तो हमको मतलब कि डॉलर मिल रहा है, तो डॉलर का जो है भंडार बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे हमको दोबारा अमेरिका से व्यापार करना हो तो हम उसी डॉलर में ही कर लेंगे, तो हमको नुकसान कम उठाना पड़ेगा क्योंकि अपने मुद्रा की कीमत कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना चाहिए हर देश का। हर देश की तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि, लेकिन मैं अपने देश में हूं तो अपने देश की बात करूंगा। ओके, आते हैं नगरीकरण को। हाँ, औद्योगिक अवस्थिति। उद्योग कहां पर स्थापित होते हैं? सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित होते हैं। सुविधाजनक से मतलब है कि जहां पर इन उद्योगों को आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाएं, जैसे कच्चा माल, लेबर, लैंड, जमीन, वित्तीय सहायता, बैंकिंग, और यातायात के साधन, मार्ग, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं सुविधाएं। जहां पर ये आसानी से मिल जाती हैं वहीं पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं।
जैसे सूती वस्त्र उद्योग गुजरात में क्यों स्थापित हुआ, रीजन क्या है, महाराष्ट्र में क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि समुद्र के किनारे पड़ता है, वहां की जलवायु जो है वो आर्द्र होती है। आर्द्र जलवायु की वजह से जो यार्न बनता है, तागा बनता है, वो लंबा और मजबूत बनता है नमी की वजह से। वहीं अगर ड्राई सीजन हो और सूखी हवा हो या शुष्क मौसम हो तो वहां पर तागा जो है उतना मजबूत मतलब कि और टिकाऊ नहीं बनता है थ्रेड, इसीलिए ये समुद्र किनारे ही स्थापित होते हैं। ओके, और इसके अलावा जहां गुजरात महाराष्ट्र है इसके आसपास काली मिट्टी का क्षेत्र भी है, तो वहां पर कपास पैदा होता है, तो नजदीक से ही कपास मिल जाता है, क्यों दूर से मंगाना पड़े, है ना, सही बात, क्यों दूर से मंगाना पड़े, तो वो जो ट्रांसपोर्ट में जा रहा है वो खर्चा कम हो जाता है, लेबर भी आसानी से मिल जाते हैं आसपास के स्टेट से, क्योंकि आबादी भी ज्यादा है महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की। वैसे ही ये जो आयरन इंडस्ट्रीज हैं जैसे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, ये यहीं पर क्यों स्थापित हुई, क्योंकि इनके आसपास लोहे के बड़े बड़े भंडार हैं, जैसे मयूरभंज की खान आपने देखा कहां पर, ये उड़ीसा में, है ना, तो ये, और लेबर मिलता है, सही से कोयला मिल जाता है झारखंड की वो मतलब की खानों से, और वो रानीगंज की खानों से जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो सब कुछ मिल रहा है आसानी से, आबादी तो बड़े पैमाने पर है, तो सस्ता लेबर, कोयला, है ना, और ये लौह अयस्क आसानी से मिल रहा है, तो यहीं पर ये स्थापित हो गए। तो ये होता है सुविधाजनक स्थान। नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, सही बात है, जहां पर उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार की तलाश में गांव से लोग उस ओर भागेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वहां पर आबादी बढ़ेगी, उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र के आसपास, तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, नए नए नगर स्थापित होंगे, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी। ओके, तो ये तो वो हुआ। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर भी कुछ उद्योग हमारे देश में स्थापित हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और रेशम उद्योग आदि, ये कृषि पर आधारित है। पटसन यानी कि जूट जो कि खेती से ही मिलता है, कपास खेती से ही मिलता है, रेशम खेती से मिलता है, कृषि से, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग हो गए। खनिज पर आधारित जो उद्योग होते हैं जिनको बुनियादी उद्योग भी कहते हैं, वो लौह इस्पात, सीमेंट, मशीन आदि, ये खनिज पर आधारित हैं। अगर खनिज नहीं मिलेगा तो ये कैसे कर पाएंगे प्रोडक्शन, कैसे मशीनें बना पाएंगे, कैसे सीमेंट बना पाएंगे, कैसे अन्य चीजें लोहे की बना पाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं कच्चे माल के आधार पर। अगर देखा जाए कि भूमिका के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो वो है आधारभूत उद्योग, जिसको लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं। तांबा प्रगलन, तांबा को जो गलाया जाता है उसका भी ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है हमारे देश का, है ना। तो ये भूमिका के आधार पर ही अपनी भूमिका क्या अदा करते हैं, रोल, इनका रोल क्या होता है किसी भी देश के विकास में। आधारभूत लौह इस्पात ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो ना पुल बन पाएंगे, ना घर बन पाएंगे, ना फर्नीचर भी बन पाएगा, लोहे का यूज तो होता ही है, और यातायात के साधन नहीं बन पाएंगे, इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी, मशीन नहीं बन पाएगी जो कि प्रोडक्शन करती है, तो कैसे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है इनको बुनियादी आधारभूत उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, जहां पर उपभोक्ता की चीजें बनती हैं, जैसे ग्रोसरी का सामान वगैरह बनता है, ये सभी लोग जानते हो, इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर है स्वामित्व के आधार पर, कुछ मालिक होते हैं। स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र माने जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब कि इसका स्वामी कौन होता है, गवर्नमेंट होती है मालिक। जैसे भेल सेल, भारत हैवी ना, और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, ये जगदीशपुर में भी है, यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद है सेल, सेल भी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिख ले, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसी के नाम से ही सारे लौह इस्पात उद्योग जो है ना, जो इंडस्ट्री है वो इसी के नाम पर अपने उत्पादों को बेचती हैं, लौह इस्पात उद्योग, जैसे बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अन्य निजी क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, जैसे टिस्को है, बजाज है, डाबर है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं। टिस्को माने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके, ये प्राइवेट मतलब कि क्षेत्र की है। उसके बाद है संयुक्त, जिसमें राज्य सरकार और प्राइवेट या मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल करके बनाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं।
है ना। तो ये था इनका उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा बहुत बात करेंगे अलग अलग कृषि पर आधारित जैसे उद्योग हैं। 2011 तक सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं, 1946 मिलें थी हमारे देश में। 80% जो है निजी क्षेत्र में आती हैं, शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में आती हैं। और सूती वस्त्रों का जो निर्यात होता है ज्यादातर हमारे देश का, वो यूएसए को होता है, अमेरिका को होता है, ब्रिटेन को होता है, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका आदि देशों को होता है। सूती वस्त्र के सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर हैं? हमारे देश में है। कहां पर? गुजरात में, मतलब कि हमारे देश में कहां पर ज्यादा है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा गुजरात में है। अहमदाबाद को तो कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। बड़े पैमाने बहुत सारे उद्योग यहाँ पर सूती वस्त्र के लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो वो है कानपुर। और पूरे भारत का अहमदाबाद को। या पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। हमारे देश का ये सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला क्या है? ये इंडस्ट्री है। कौन सा? कॉटन इंडस्ट्री। आते हैं इसके बाद है पटसन। सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा ये पटसन का, जूट का जो कहते हैं। बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक देश है हमारा ये, क्योंकि पहले बंगाल एक था तो बड़े पैमाने पर हम लोग एक ही थे, प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ, है ना। और पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज्यादा पटसन के उद्योग जो है, जूट के उद्योग कहां पर स्थित हैं ये जान लेते हैं। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में है जो, और यहाँ पर इस नदी के किनारे किनारे, यानी कि इसके बैंक पर और उसकी पटरी पर किनारे किनारे 98 किलोमीटर तक दूरी तक 3 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी पर ये उद्योग स्थित हैं। जैसे ये नहर है, पानी बह रहा है, ये इसकी किनारे किनारे की पट्टियां हैं। तो 98 किलोमीटर तक इस चौड़ी पट्टी पर बड़े पैमाने पर उद्योग यहां पर स्थित हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हुगली नदी पर सबसे ज्यादा पटसन उद्योग हमारे देश में स्थापित हैं, क्योंकि उसका आवागमन आसान हो जाता है, पानी भी मिल जाता है, नमी भी मिल जाती है ना। निर्यात हम किन देशों को निर्यात करते हैं? अमेरिका को करते हैं, कनाडा, रूस, अरब देशों को और ऑस्ट्रेलिया को हम पटसन का निर्यात करते हैं। आते हैं इधर पर अब चीनी उद्योग विश्व में दूसरा स्थान है। गुड़ व खांडसारी जो कि चीनी से ही बनते हैं में भारत का प्रथम स्थान है ना। मिल माने फैक्ट्री कहां पर है चीनी उद्योग की? तो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। इन राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित हैं। चीनी उद्योग की सबसे बड़ी कमियां है कि किसानों को सही समय पर पैसा नहीं मिल पाता। इन उद्योगों की कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया ही चल रहा है, कमियां भी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ता है। तो अभी हम उस लेवल पर नहीं हैं कि हम दूसरे देशों से कंपटीशन करें। इटली, फ्रांस, अमेरिका, अन्य जो देश हैं वो बड़े पैमाने पर और उच्च तकनीकी के आधार पर अपने देशों में वो मतलब कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। और वहां के उद्योगों को तो सब्सिडी भी मिलती है और हर प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है। यहाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, वो उतना अच्छा नहीं है कि सही ढंग से मैनेज हो जाए, है ना। और मजदूरों में, मालिकों में विवाद, तो इन सब की वजह से इन उद्योगों में कमियां हैं, जिसकी वजह से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। चीनी उद्योग में क्या है, किसानों को सही समय पर वो गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो उसको मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो क्यों इनका मन लगे, क्यों उतनी तत्परता से, क्यों उतनी लगन से वो मतलब कि प्रोडक्शन करें? तो नुकसान उठाना पड़ता है इन उद्योगों को, है ना। बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है, ये जान लेते हैं। ओके, तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। खनिज खुदाई करके जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उन पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, इस पर बात करते हैं हम लोग। लौह इस्पात उद्योग, सबसे ज्यादा जीके में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है लौह इस्पात उद्योगों को लेकर के। जैसे आधारभूत उद्योग होते हैं लौह इस्पात उद्योग,
हमारे देश में 10 मुख्य संकलित उद्योग हैं, 10 मुख्य जो कि गवर्नमेंट के अधीन है। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा जरूर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ये, यहाँ पर इस्पात उद्योग लगा हुआ है। बोकारो जमशेदपुर झारखंड में स्थापित है। राउरकेला ये उड़ीसा में है। विजयनगर भद्रावती जो है ये कर्नाटक में है। दुर्गापुर और बनपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है। भिलाई जो है, भिलाई इस्पात कारखाना ये छत्तीसगढ़ में है। सेल और ये सारी इंडस्ट्री जो है 10 की 10 ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अपने वस्तुओं की बिक्री करती है, लोहे की। बोकारो है ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ओके, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये लिखते चलो। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में उद्योगों की कमी थी। तो इसी वजह से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश यात्राओं के माध्यम से इन देशों से सहयोग मांगा और उन देशों ने हमें सहयोग किया। और आज यही उद्योग आधारभूत उद्योग के रूप में देश के एक अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखें आप लोग। 10 हैं, 10 के नाम लिख लें, कहां पर है मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लिख लो आप लोग। उसके बाद है एल्यूमिनियम प्रगलन, एल्यूमिनियम को पिघलाना, जैसे क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है ये हमारे देश का। इसके संयंत्र कहां पर लगे हैं? उड़ीसा में लगा है, पश्चिम बंगाल में लगा है, केरल में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लगा हुआ है। एल्यूमिनियम तो बहुत उपयोगी चीज है। हवाई जहाज बनते हैं, घर के बर्तन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती हैं, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि ये हल्का भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और मजबूत भी होता है। यही इसके गुण हैं, जिसकी वजह से इसका हवाई जहाज बनाने तक में यूज होता है। यहाँ तक कि जब नेपोलियन, मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि नेपोलियन जो थे, जब ये मालूम चला कि ये एल्यूमिनियम है, तो वो अपने शर्ट के जो है कपड़ों में, शर्ट के कपड़ों मतलब कि जो अपनी शर्ट में वो बटन जो लगवाते थे वो एल्यूमिनियम के ही लगवाते थे। उनके जो खाना उनको मिलता था जिस प्लेट में, वो सब एल्यूमिनियम का ही होता था। उनको इतना ज्यादा मतलब कि हो गया था। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है, ये कह सकते हो कि ना, जो कम आय वाले हैं उनके लिए ये एक कह सकते हो बहुत बड़ी चीज है ये। तो ये उपलब्धता है, ये विकल्प है किसका? एक स्टील का, है ना। और हालांकि स्टील का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि सस्ता और महंगा की बात कर रहा हूं, उस आधार पर बोल रहा हूं। ओके, सीमेंट उद्योग बहुत जरूरी है। सीमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना तो भी देश कैसे विकास करेगा? इंडस्ट्री कैसे बनेगी? लोहा लगेगा ही, लेकिन सीमेंट के बिना कैसे लोहा खड़ा होगा? बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? पुल कैसे बनेंगे? सड़कें कैसे बनेंगी? जैसा कि आजकल बन रही है वो आरसीसी वाली। घर की छत कैसे पड़ेगी? घर की जो दीवारें वो कैसे जुड़ेंगे ना। तो ये भी एक आधारभूत उद्योग है। चूना पत्थर इसके लिए जरूरी होता है कच्चे माल के रूप में। सिलिका जरूरी होता है। एल्यूमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है इसके लिए। भारत में पहला सीमेंट उद्योग जो है 1904 में चेन्नई में तमिलनाडु में स्थापित हुआ। 128 बड़े 332 छोटे संयंत्र हैं हमारे देश में, है ना। उसके बाद है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी, जैसे एप्पल की कंपनी है, IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, और इन्फोसिस है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के, वो सारी की सारी उनकी ब्रांचेस यहाँ पर स्थापित हैं। साउथ इंडिया इस मामले में बहुत धनी है कि वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज हो गई हैं। ओके, तो बता रहा है अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। 2011 तक STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ST है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके हैं। और इनका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो है बेंगलुरु में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में। लगभग ये नोएडा तो उत्तर भारत में पड़ता है, बाकी सब साउथ में पड़ते हैं। तो वहां पर ये सब जो है
बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं। अच्छा, अब इसके बाद परिणाम क्या निकलता है कि औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण। इन उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, वो प्रदूषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से उद्योगों से जहां एक और विकास ये हो रहा है, तो कहीं और उसके बाद क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। बढ़ता हुआ वैश्वीकरण वैश्वीकरण सॉरी ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्यापार को जो बढ़ावा मिल रहा है, तो मुनाफा तो हो ही रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहे हैं, तो उनसे निकलने वाली गैसेस की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन भाई प्रोडक्शन हो रहा है, उद्योग मतलब कि लग रहे हैं, तो वैश्विक ऊष्मन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बर्फ जो है मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से जल स्तर भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे, जैसे कुछ आइलैंड हैं जो समुद्र तटीय देश हैं, उनके डूब जाने का खतरा है ना। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, मृदा प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं। ये सब इन्हीं सब चीजों की वजह से ही हो रहा है। जैसे वायु प्रदूषण की बात करें तो वो घटना है भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। 1984 में जब सभी लोग सोए हुए थे, जाड़े का मौसम था, है ना, यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, वहां पर एक संयंत्र था, एक प्लांट लगाया गया था वहां पर, जिसमें जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रोडक्शन होता था। ये वही कहानी है जो मैं बताना चाह रहा था। तो उसमें यूनियन कार्बाइड में प्रोडक्शन होता था, कीटनाशक जो दवाइयां होती उनका। सोचिए, उस शहर के मध्य में ये कंपनी, ये संयंत्र स्थापित था, कितना गलत था। बल्कि इसको जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, वो स्थापित हो ही गया है। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का बड़े पैमाने पर रिसाव हो गया। उस रात में जो लोग सोए वो अगली सुबह को जागे ही नहीं। कुछ लोगों ने वादा किया होगा कि कुछ करना है, कल क्या करेंगे, आने वाले समय में क्या करेंगे। उनके वादे तो वादे ही रह गए, कुछ नहीं कर पाए वो सब। तो कहा जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर उस गैस से 8000 लोग मारे गए। और जो उस कंपनी का CEO था वारेन एंडरसन, उसको गिरफ्तार किया जाता है और मात्र $2100 की पेनाल्टी उस पर लगाई जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और पूरा काउंटिंग हुआ था 15, मतलब कि 15, जैसे जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो उस 1 महीने के ही अंदर 15,000 से अधिक लोग मारे गए, है ना। और कुछ लोग तो अंधेपन का शिकार हो गए, कुछ लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हो गए, और आज भी वो खामियाजा भुगत रहे हैं। तो उनका क्या, तो उनके जीवन का क्या। मात्र वो 2100 रुपए का जो पेनाल्टी लगाया गया, $2100 का, क्या वही कीमत थी इन लोगों की, है ना। तो कितना गलत हुआ। हालांकि मुआवजा दिया गया, लेकिन मुआवजा से लोगों की आत्मा को क्या संतुष्टि मिली, या जो मर के चले गए क्या उनको एक सही न्याय मिला, सही जस्टिस मिला? उनको नहीं मिला। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इन इंडस्ट्रियों से विकास भी हुआ है तो विनाश भी हुआ है ना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घटना थी भोपाल वाली 3 दिसंबर 1984 1984 में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।